हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने भारत के दो प्रमुख उद्योगों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से एक था लौह इस्पात उद्योग और दूसरा था एल्यूमिनियम उद्योग। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी कि इसके लिए किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है और कौन कौन सी कंपनी इससे अभी रिलेटेड हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा कर ली थी। अपन इसी इंडस्ट्री वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग और भी कई प्रकार के इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीमेंट उद्योग की। देखिए फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले सीमेंट उद्योग की बात करेंगे। तो सीमेंट उद्योग की बात करें तो ये भी एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, भारहासी उद्योग है। भारहासी उद्योग है, मतलब 1 टन सीमेंट बनाने के लिए, लगभग 1 टन सीमेंट बनाने के लिए हमें 2.02 टन के लगभग कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसमें से इस 2.02 टन के कच्चे माल में भी 1.6 टन के लगभग, कितना फ्रेंड्स, 1.6 टन के लगभग क्या रहता है, ओनली चूना पत्थर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, चूना पत्थर की जो आवश्यकता पड़ती है। मतलब 2 टन कच्चे माल की ज़रूरत है, कितने के लिए, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए। तो उसमें से भी 1.6 टन क्या है, केवल चूना पत्थर होता है फ्रेंड्स। और इसके बारे में और बात कर लें तो जब अपन इसका जो करेंगे, स्थानीकरण करेंगे, जब इस फैक्ट्री का, इस इंडस्ट्री का स्थानीकरण किया जाएगा तो कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ चूना पत्थर की उपलब्धता हो। चूना पत्थर की उपलब्धता के आधार पर इसका स्थानीकरण किया जाएगा। फ्रेंड्स, और अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो आधुनिक सीमेंट बनाने का जो पहला कारखाना, आधुनिक कारखाना बनाया गया था, वो बनाया गया था 1904 में। कहाँ, चेन्नई में। कहाँ पे स्थापित किया गया था, चेन्नई में स्थापित किया गया था 1904 में। क्या, आधुनिक सीमेंट बनाने का पहला कारखाना। देखिए, वर्तमान में अगर अपन बात करें तो सीमेंट के जो निर्माण के लिए किस किस का भी, समुद्री कवच, किसका फ्रेंड्स, समुद्री कवच की बात कर लें, स्लज की बात कर लें, और स्लैग की बात कर लें। समुद्री कवच, स्लज और स्लैग का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो फ्रेंड्स, अगर अपन समुद्री कवच की बात करें तो समुद्री कवच समुद्र के आसपास मिलेगा। तो समुद्री कवच के से रिलेटेड जो इंडस्ट्री लगी गई है सीमेंट की, जो समुद्री कवच के आधार पर क्या बनाएगी, सीमेंट बनाएगी, वो इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई गई है, वो इंडस्ट्री आप मान लीजिए द्वारका पे, कहाँ पे, द्वारिका पे, तिरुवनंतपुरम पे, तिरुवनंतपुरम केरल पे, तिरुवनंतपुरम कहाँ, केरल पे लगाई गई है, चेन्नई पे लगाई गई, आदि जगह पे लगाई गई है। किससे रिलेटेड इंडस्ट्री, समुद्री कवच के रिलेटेड। फिर उसके बाद बात कर लें अपन स्लज से रिलेटेड। स्लज क्या होता है फ्रेंड्स, अपन अगर स्लज की बात करें तो स्लज जो रासायनिक उर्वरक उद्योग होता है, जो रासायनिक उर्वरक बनाने का मतलब केमिकल फर्टिलाइजर बनाने का जो उद्योग होता है, उसका एक अवशिष्ट पदार्थ होता है। क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ। उससे एकदम मतलब अवशिष्ट के रूप में निकलता है ये पदार्थ, ये इसे अपन स्लज कहते हैं। तो इसमें चूने का अंश होता है। क्या होता है, स्लज में चूने का अंश होता है, जिस कारण से इसका भी इस्तेमाल किस लिए किया जाने लगा, सीमेंट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ पे, एक सिंदरी पे बना है कारखाना, और तलचर पे, सिंदरी और तलचर पे रिलेटेड कारखाना बना है। किससे, सीमेंट बनाने का, किससे, स्लज से। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं स्लैग की। किसकी बात करें, स्लैग। अगर अपन स्लैग की बात करें तो स्लैग क्या होता है, स्लैग जो होता है ये लौह इस्पात में, जब अपन आयरन स्टील इंडस्ट्री को पढ़ रहे थे तो इस पे जो लौह इस्पात होता है, जो लौह इस्पात बनाते हैं, तो उससे एक अवशिष्ट पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में स्लैग निकलता है। क्या निकलता है, स्लैग, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में। किससे, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के अवशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, स्लैग निकलता है। तो इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री बनाई गई है सीमेंट बनाने की, वो कहाँ कहाँ पे है, दुर्गापुर, चांडिल, भिलाई, राउरकेला आदि जगह पे बनाई गई है। दुर्गापुर, चांडिल, भिलाई, राउरकेला आदि जगह पे क्या बनाई गई है, सीमेंट से, किससे, स्लैग से आधारित इंडस्ट्री बनाई गई सीमेंट बनाने की। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हो गई सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर ली अपन लोगों ने, कि कैसे किस किस आधार पे सीमेंट अब आज के डेट में प्रेजेंट टाइम पे बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं इसकी कुछ
प्रमुख स्थानों की। देखिए फ्रेंड्स, सीमेंट बनाने के कुछ प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं। ये देखिए, एक है बुआन पे, बुआन, सूरजपुर, चरखीदारी, फिर सवाई माधोपुर, निम्भेड़ा, चित्तौड़गढ़, लखेरी, उदयपुर। इधर ये देखिए फ्रेंड्स, ये द्वारिका, यहाँ पास है ये द्वारिका। ओके फ्रेंड्स, समुद्री कवच के आधार पे बनाया गया है, यहाँ सीमेंट बनता है। ये पोरबंदर है, सिक्का है, सिमवालिया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए बहुत सारे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं जहाँ पे सीमेंट बनता है। मुख्यतः ये भी देखिए, ये सतना है, कैमूर है, मैहर भी है, यहीं पास मैहर है, वहाँ भी बनता है सीमेंट। ये डालमिया नगर, यहाँ दुर्ग पे। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारा है। इधर दुर्ग है, यहाँ ये शंकर दुर्ग है। यहाँ इस तरीके से आप इस मैप में देखिए, कई सारे हैं, आपको दिखेंगे कई सारे स्थान दिखेंगे जहाँ पे सीमेंट बनता है फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन रासायनिक उर्वरक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं आप? रासायनिक उर्वरक उद्योग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे भारत की में अगर बात करें तो भारत में प्रमुखतः दो प्रकार के रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं। किस तरीके के? दो प्रकार के। एक होता है नाइट्रोजन आधारित, और जो दूसरा होता है वो होता है फॉस्फोरस आधारित। क्या फ्रेंड्स? फॉस्फोरस आधारित। दो प्रकार के हमारे यहाँ क्या बनाए जाते हैं, उर्वरकों को उत्पादन किया जाता है। मुख्यतः दो प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। क्या क्या? एक है नाइट्रोजन और एक है फॉस्फोरस आधारित। तो देखिए, अपन बात कर लेते हैं नाइट्रोजन आधारित की। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन आधारित उर्वरक बनाने का जो पहला कारखाना बनाया गया था, क्या फ्रेंड्स? नाइट्रोजन आधारित उर्वरक जो सुपर फॉस्फेट बोलते हैं अपन जिसको, नाइट्रोजन आधारित सुपर फॉस्फेट बनाने का पहला कारखाना जो बनाया गया था, वो कहाँ बनाया गया था? वो बनाया गया था 1906 में रानीपेट में। किसमें? रानीपेट। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है। रानीपेट में पहला कारखाना बनाया गया था किसका? नाइट्रोजन आधारित उर्वरक के लिए। क्या? नाइट्रोजन उर्वरक जिसको अपन कहते हैं सुपर फॉस्फेट। क्या कहते हैं? सुपर फॉस्फेट। कब बनाया गया था? 1906 में। इसके बाद बात करते हैं अपन 1961 में। 1961 में क्या? भारतीय उर्वरक निगम का गठन किया गया। भारतीय उर्वरक निगम, जिसे अपन बोलते हैं फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। देखिए फ्रेंड्स, और अपन कुछ बात कर लेते हैं कि जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक बनाने के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, 5 प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से पहला है नेफ्था। क्या है? नेफ्था कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स? ये पेट्रोलियम उत्पादों का बाई प्रोडक्ट होता है। मतलब पेट्रोलियम उत्पाद का क्या होता है? ये बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब पेट्रोलियम उत्पाद से ही निकलता है प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरा है कोयला। तीसरा है प्राकृतिक गैस। उसके बाद चौथा है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है फ्रेंड्स? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर उसके बाद अपन बात कर लें लास्ट 5 मैंने अब आपको बताए थे, तो जो लास्ट है उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये कुछ क्या है? कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, जिससे इस्तेमाल किया जाता है किसमें? नाइट्रोजन आधारित उर्वरक बनाने में। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इन 5 प्रकार के कच्चे मालों का
प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ अपन प्रमुख नाइट्रोजन आधारित उर्वरक केंद्र की बात कर लें। देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रमुख नाइट्रोजन आधारित उर्वरक केंद्रों की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहला नंगल की बात करें, नंगल, फिर हनुमानगढ़, दिल्ली, मथुरा, पाली, पाली की बात करें इधर कानपुर, ये कानपुर है फ्रेंड, कानपुर, इधर गोरखपुर, गोरखपुर के बाद शाहपुरा, गिरिडीह, बर्नपुर, सिंदरी, सिंदरी याद रखिएगा फ्रेंड, सिंदरी ये पूछा भी गया, सिंदरी। फिर इसके बाद इधर दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, राउरकेला के बाद ये कोरबा, इधर इटारसी, इंदौर, कोटा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बड़ौदा की बात करें बात तो अंबरनाथ, ट्राम्बे, पुणे। इस तरीके से आप देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे क्या बनाया जाता है, रासायनिक खाद का बनाया जाता है। जैसे भिलाई है, कुम्हारी है, आदिलाबाद, हैदराबाद, हुबली, अदोनी, अदोनी के बाद मांड्या, रानीपेट, ये रानीपेट की बात किया था मैंने आपसे फ्रेंड, पहला कारखाना बनाया गया था। रानीपेट के बाद एन्नौर, क्या फ्रेंड्स, ये एन्नौर है, एन्नौर। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये बहुत सारे कारखाने हैं। और एक यहाँ पे आप देख लीजिए इम्पोर्टेंट, ये नामरूप, कहाँ फ्रेंड्स, ये नामरूप। इस तरीके से अपन देखें तो ये बहुत सारे कारखाने किसके हैं, उर्वरक बनाने के ये कई सारे कारखाने हैं जिसमें रासायनिक उर्वरक बनाया जाता है। अब अपन इसके बाद बात कर लें फ्रेंड्स, किसकी, अब अपन बात करते हैं तेल शोधन उद्योग की। किसकी फ्रेंड्स, तेल शोधन उद्योग की। तेल शोधन उद्योग की अगर अपन बात करें तो भारत में जो पहला कारखाना लगाया गया था, खनिज तेल शोधनशाला जिसे अपन कहते हैं, वो लगाई गई थी 1901 में। कहाँ, डिगबोई में। कहाँ लगाई गई थी, डिगबोई। ये डिगबोई कहाँ फ्रेंड्स, ये असम में है। डिगबोई असम में सबसे पहला कारखाना लगाया गया था, किसका, तेल शोधन कारखाना। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर वर्तमान में अपन बात करें तो देखिए वर्तमान में जितने भी तेल शोधन कारखाने हैं, तेल शोधनशालाएँ हैं कह सकते हैं, उनकी संख्या 23 है, जिसमें से कितनी, 20 सार्वजनिक है, मतलब पब्लिक सेक्टर की हैं। ओके फ्रेंड्स, एक, देखिए फ्रेंड्स 20 जिसमें से सार्वजनिक है। ओके फ्रेंड, तो टोटल 23 है जिसमें से 20 सार्वजनिक है। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी बात करते हैं अपन, इससे इस मैप के थ्रू बात करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है भटिंडा, भटिंडा के बाद अपन बात करें फिर पानीपत, दूसरी पानीपत, पानीपत के बाद मथुरा, मथुरा के बाद इधर देखें अपन, नीचे आ जाएं, यहाँ पास देखिए फ्रेंड्स वाडीनगर, वाडीनार इसको कहते हैं, वाडीनार। फिर यहाँ जामनगर, ये जामनगर में रिलायंस की फैक्ट्री है फ्रेंड्स, आपको पता है। फिर उसके बाद ये कोयली, मुंबई। ओके फ्रेंड्स, कोयली, मुंबई, मुंबई में 2 हैं, भारत पेट्रोलियम का है एक और एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। उसके बाद यहाँ बीना, बीना में देखिए, बीना के बाद अपन इधर बात करें बरौनी, बरौनी के बाद बोंगईगांव, बोंगईगांव के बाद डिगबोई, डिगबोई पहला कारखाना मैंने आपको बताया था 1901 में। फिर यहाँ गुवाहाटी, यहाँ नुमालीगढ़। 4 हैं फ्रेंड्स असम में, बोंगईगांव, डिगबोली, गुवाहाटी और नुमालीगढ़। फिर यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें हल्दिया, उड़ीसा की बात करें पारादीप, इधर वाइजाक, यहाँ तातीपाका, नीचे तमिलनाडु में बात करें चेन्नई और नारीमन्नम, नारीमन्नम, और यहाँ पे कोच्चि, क्या फ्रेंड्स, कोच्चि। और कर्नाटक में बात करें मंगलोर। तो इस प्रकार से ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ क्या थे, तेल परिशोधनशालाएँ हैं, किसकी, भारत की तेल परिशोधनशालाएँ, मतलब आप इसको रिफाइनरीज बोल सकते हैं, इंडिया में ये रिफाइनरी हैं। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कागज उद्योग की।
किसकी बात करें फ्रेंड्स अब? कागज उद्योग। तो कागज उद्योग की बात करें तो कागज उद्योग भी एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? भारहाशी उद्योग है। क्या है? भारहाशी उद्योग है। देखिए ये बहुत ज़्यादा भारहाशी उद्योग है फ्रेंड। देखिए कैसे, अगर 1 टन अपन को कागज बनाना है, 1 टन कागज बनाने की लगभग 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कितनी फ्रेंड्स? 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अपन अब आगे बात कर लेते हैं। तो जो कागज बनाने का जो पहला आधुनिक कारखाना था, प्रथम आधुनिक कारखाना, प्रथम आधुनिक कारखाने की बात करें तो कहाँ पे था? श्रीरामपुर। कहाँ? श्रीरामपुर। ये कहाँ है? ये कोलकाता। कब बना था ये? 1832 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ओके फ्रेंड। और अगर अपन वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सबसे अधिक कागज बनाने के कारखाने कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक कागज बनाने के कारखाने कहाँ वर्तमान में? पश्चिम बंगाल में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं कागज उद्योग कहाँ कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ देखिए जगधारी है। क्या है? जगधारी, फिर सहारनपुर, फिर दिल्ली, लखनऊ, कालपी, गोरखपुर, दरभंगा, पटना, डालमिया नगर, इधर इलाहाबाद, रीवा, भोपाल, ये नेपानगर फ्रेंड्स सबसे बड़ी आबकारी कागज बनाने की, अखबारी कागज बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है नेपानगर में। इस तरीके से और भी बहुत सारे, यहाँ गुवाहाटी है, यहाँ शिलोंग है, रानीगंज है। ओके फ्रेंड्स, रानीगंज के बाद नौहाटी की बात कर लें, ये नौहाटी है यहाँ पे, फिर टीटागढ़ है। इस तरीके से बहुत सारे क्या हैं फ्रेंड्स, कागज़ बनाने के कारखाने हैं। यहाँ बल्लारपुर है, नागपुर है। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, कागज़ बनाने की फैक्ट्री है। इधर अपन बात कर लेते हैं थोड़ा तमिलनाडु में तरफ, तो चेन्नई है, पल्लीपल्लायम है, मदुरई है। तो आप इस तरीके से देख लेंगे इस मैप में बहुत सारे कारखाने हैं किसके? कागज़ इंडस्ट्रीज़ के, पेपर इंडस्ट्री के। अब अपन इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी फ्रेंड्स? सूती वस्त्र उद्योग की। किसकी? सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो आपको पता है जो हमारा कपास है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही एक्सपोर्ट किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हमारे यहाँ कपास का उत्पादन होता आ रहा है। तो देखिए, अब अगर अपन बात करते हैं किसकी? सूती वस्त्र उद्योग की, तो अपन कह सकते हैं कि ये रेलवे के बाद, इसके बाद रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा, क्या फ्रेंड्स? रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। ये सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला बिजनेस है। क्या है? सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। किसके बाद? रेलवे के बाद। लगभग 12 लाख श्रमिक संगठन हैं, लगभग 12 लाख के लगभग श्रमिक संगठन इसमें हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब इस उद्योग की स्थापना की बात करें, किसकी? सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की बात करें तो देखिए इसका जो पहला प्रयास था, क्या था? प्रथम प्रयास की बात करें, प्रथम प्रयास की बात करें तो इसका जो पहला प्रयास किया गया था वो कब किया गया था? ये किया गया था 1818 ईस्वी में। किसमें? 1818 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? कहाँ किया गया था ये? फोर्ट ग्लास्टर में। कहाँ किया गया था? फोर्ट ग्लास्टर में इसका प्रथम प्रयास किया गया था, जो कि असफल था। फिर अगर अपन इसकी बात करें जो सफल प्रयास था, सफल प्रयास कब किया गया था? देखिए जो इसका सफल प्रयास की बात करें तो सफल प्रयास किया गया था कहाँ? 1854 ईस्वी में। कब किया गया था? 1854 ईस्वी में। किसके द्वारा? कावस जी नाना भाई द्वारा। नाना, कहाँ पे लगाया गया था ये? मुंबई में। कहाँ लगाया गया था? कावस जी नाना भाई द्वारा। कहाँ पे किया गया था ये? मुंबई में पहले इसका प्रयास, सफल प्रयास था ये 1854 में। ओके फ्रेंड्स,
तो इस कारण से देखिए मुंबई में बहुत अधिक कपास का उत्पादन होने के कारण इसे मुंबई को क्या कहा जाता था, मुंबई को कहा जाने लगा भारत का मैनचेस्टर। क्या कहा जाने लगा, भारत का मैनचेस्टर। किसे, मुंबई को कहा जाने लगा। इसी प्रकार से अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद को क्या कहा जाने लगा, पूर्व का बोस्टन। क्या कहा जाने लगा अहमदाबाद को, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन। इस बात को याद रखिएगा। और इसी में एक बात को याद रखिएगा, क्या, कानपुर को किससे, कानपुर को क्या कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्यों, क्योंकि मैनचेस्टर भी एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत अधिक मात्रा में किसका, कपास के सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर अपन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक उद्योग, मतलब सूती वस्त्र उद्योग के सबसे अधिक केंद्र कहाँ हैं, सूती वस्त्र उद्योग के सबसे अधिक केंद्र कोयम्बटूर में है। कहाँ है फ्रेंड्स, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन इसमें कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए स्टार्टिंग करते हैं श्रीनगर में, श्रीनगर, फिर उसके बाद अमृतसर, देन मोदी नगर, मोदी नगर के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद यहाँ कानपुर, ग्वालियर, बनारस। फिर इधर बात कर लें वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, कोलकाता। इधर बात करें गुजरात में तो अहमदाबाद, जामनगर, सूरत। फिर मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र की बात करें नागपुर, मुंबई और शोलापुर। फिर उसके बाद इधर बात करें कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर। इधर फिर महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में चेन्नई, कांचीपुरम, कोयम्बटूर और तंजाउर, सॉरी तमिलनाडु में चेन्नई, कांचीपुरम, तंजाउर और कोयम्बटूर। सॉरी ये तमिलनाडु है फ्रेंड्स, सॉरी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि ये सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना है, कहाँ कहाँ पे स्थापित हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात कर लेते हैं जूट उद्योग की। किसकी बात करें फ्रेंड्स, जूट उद्योग। जूट उद्योग की बात करें तो देखिए, तो जूट उद्योग को अपन देखिए बंगाल में बहुत ज़्यादा जूट उद्योग होता है, इस कारण से इसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल। ओके फ्रेंड्स, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बंगाल में बहुत अधिक परिवार इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो अपन जूट बनाने का पहला कारखाना की बात कर लें फ्रेंड्स, तो जो जूट बनाने का पहला कारखाना था वो पश्चिम बंगाल में ही, कहाँ, पश्चिम बंगाल में ही, कहाँ, रिसरा में, पश्चिम बंगाल के रिसरा में। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1855 में, 1855 पश्चिम बंगाल के रिसरा में इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें कि कोई उद्योग को, किसी उद्योग को भारत के विभाजन से सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी तो ये था जूट उद्योग। क्योंकि फ्रेंड्स इसके जो मुख्य उत्पादन केंद्र थे, जूट उत्पादन केंद्र, वो सब बांग्लादेश में चले गए, अधिकतर कहाँ चले गए, बांग्लादेश में चले गए, जिस कारण से जूट उत्पादन में ही जूट उद्योग को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कुछ संबंधित प्रमुख स्थान, किससे, जूट से, जूट उत्पादन से रिलेटेड कुछ संबंधित प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे बात कर लें पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कहाँ, टीटागढ़, रिसरा की बात किया था मैंने आपको, पहला लगा था, बाली, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, काकीनारा है फ्रेंड्स, ये कनकीनारा, उसके बाद उलेबेरिया, श्री रामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदा, बिरलापुर, होली नगर और बैरकपुर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक आपको दिखेंगे कहाँ, पश्चिम बंगाल में ही दिखेंगे। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात कर लें, विशाखापट्टनम और गुंटूर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनवा, क्या फ्रेंड्स,
सहजनवा कह सकते हैं आप इसको, सहजनवा, जो गोरखपुर के पास है। उसके बाद बिहार भी बात कर लें तो बिहार में पूर्णिया, काटिहार, सहरसा और दरभंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जूट है ये उष्ण व आर्द्र जलवायु और डेल्टा जलोढ़ मिट्टी में होता है। डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी में होता है। क्या क्या होता है? उष्ण और आर्द्र जलवायु और डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस कारण से ये डेल्टा के प्रदेशों में ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो इस कारण यही है इसका कि ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब जूट उद्योग के बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी? चीनी उद्योग की। किसकी बात करें फ्रेंड्स अब अपन? चीनी उद्योग की। तो देखिए चीनी उद्योग की अगर अपन बात करें तो देखिए चीनी उद्योग की बात करने पे ये भी एक प्रकार का क्या है? भारहासी उद्योग ही है। तो चीनी उद्योग का जो सबसे पहला कारखाना था वो कहाँ पे लगाया गया था? बेतिया में। कहाँ लगाया गया था फ्रेंड्स? बेतिया। बेतिया बोले तो बिहार। कब लगा था ये? 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में। लेकिन अगर कहा जाए इसका जो वास्तविक विकास हुआ था, क्या हुआ था? वास्तविक विकास कब हुआ था? वास्तविक विकास अगर अपन कहें, पहला कारखाना तो 1840 ईस्वी में लग गया था बेतिया में, लेकिन जब इसका वास्तविक विकास कहा जाए तो ये हुआ था 1931 से। कब हुआ था? 1931 से। क्या हुआ था? जब सरकार ने इस उद्योग को संरक्षण देना चालू किया था। आज भी इस उद्योग को संरक्षण प्राप्त है सरकार का। ओके फ्रेंड्स, तो सरकार ने इस उद्योग को जब सबसे अधिक संरक्षण देना चालू किया तब इससे फिर इसका क्या हुआ था फ्रेंड्स? विकास, वास्तविक विकास स्टार्ट हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रमुख उद्योग बात कर लेते हैं जो किसके? चीनी उत्पादन है, चीनी उद्योग है, ये आप देख लीजिए। देखिए अमृतसर, फगवाड़ा, पानीपत की बात करें, यह पानीपत, रोहतक, इधर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के बाद इधर ये सोनीपत, ये बुलंदशहर, ये रामपुर और ये बरेली, ये सीतापुर, इधर ये कानपुर, ये बस्ती और गोरखपुर के आसपास का इलाका, ये गोरखपुर के आसपास का इलाका। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे कहाँ हैं? ये खाली हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत अधिक मिलें हैं किसकी? शुगर बनाने की। चीनी मिल बहुत अधिक हैं उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद बात करते हैं बिहार में चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, रोहतक, गया, पटना, दरभंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हो गए कुछ बिहार के चीनी उद्योग। फिर उसके बाद बात करते हैं बेलडंग, फिर प्लासी, फिर हावड़ा। ये कहाँ के हो गए? ये हो गए पश्चिम बंगाल के। इधर बात करें नागदा, सोहिंदपुर और सीहोर, ये कहाँ की बात हो गई? ये हो गई मध्य प्रदेश की। इसके बाद ये गोपाल सागर, अहमदाबाद, जावरा, ये कहाँ की बात हो गई? ये फ्रेंड्स ये गोपाल सागर, अहमदाबाद तो हो गया गुजरात में। फिर अपन बात कर लेते हैं मनमाड़, नासिक, अहमदनगर, ये हो गए महाराष्ट्र में। सोलापुर और पुणे, ये महाराष्ट्र की बात हो गई। इधर हैदराबाद, क्या फ्रेंड्स? हैदराबाद, मीठापुरम, देखिए फ्रेंड्स नाम ही पड़ गया है मीठापुरम। उसके बाद संभलकोट, विजयवाड़ा, और कुछ इसके हैं ये धारवाड़, मैसूर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और मदुरई। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये कुछ प्रमुख क्या है फ्रेंड्स? शुगर उद्योग के केंद्र हैं, शुगर उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। इसके बाद अब अपन बात कर लिए कहाँ क्या क्या बात हो गई फ्रेंड्स अपनी? अपन ने अब लास्ट में किसकी बात कर ली? चीनी उद्योग की बात की है। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इंजीनियरिंग उद्योग की। किसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स? कुछ इंजीनियरिंग उद्योग की। इंजीनियरिंग उद्योग की। तो देखिए फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग उद्योग को अपन दो प्रकार में बांटते हैं, एक होता है भारी मशीन और एक होता है हल्की मशीन। एक होता है भारी मशीन और एक हल्की मशीन। तो फ्रेंड देखिए कुछ इसकी जो इकाइयां हैं उसके बारे में आपको बता दूं। प्रमुख इकाइयां जो हैं इंजीनियरिंग उद्योग की, प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, एक है भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड। क्या? हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, HECL, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, ये कहाँ है? रांची। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची में। फिर उसके बाद बात करें भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड। क्या?
भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड, ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। भारत हैवी प्लेट्स एवं वेसल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम में। कहाँ है फ्रेंड्स ये? विशाखापट्टनम। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कुछ और। खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड, क्या फ्रेंड्स? माइनिंग से रिलेटेड। खनन एवं इससे संबंधित मशीनरी निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे है? दुर्गापुर में। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, ये कहाँ पे है? ये नैनी इलाहाबाद में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का ये संयुक्त उपक्रम है। क्या है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का ये संयुक्त उपक्रम है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। क्या फ्रेंड्स? नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ये कहाँ पे है? ये है जावतपुर, कोलकाता में। जावतपुर, कोलकाता में। और एक लास्ट अपन बात कर लेते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसे अपन HMT के नाम से जानते हैं। HMT की वॉचेज आपने देखी होंगी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, ये बेंगलोर, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। देखिए, इसकी बात करें अपन, HMT की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्विट्जरलैंड की कंपनी के एक सहयोग से हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। ओके फ्रेंड्स, अब इसके 5 कारखाने चल रहे हैं। कहाँ कहाँ चल रहे हैं? एक बेंगलोर में है, दूसरा पिंजौर हरियाणा में है, तीसरा काला मसेरी केरल में है, चौथा श्रीनगर में और पांचवा हैदराबाद में है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्या थे? HMT के कारखाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद एक और अपन बात कर लेते हैं भेल की। किसकी फ्रेंड्स? भेल। भेल की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी बात करें तो ये क्या था? ये ऊर्जा उपकरणों का निर्माण करने वाली है। किसकी? ऊर्जा उपकरणों का निर्माण करती है ये कंपनी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके देखिए कुछ प्रमुख कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं, इकाइयाँ जिसको कहते हैं अपन, यूनिट कहाँ कहाँ पे लगी है। एक है हरिद्वार में, दूसरी है भोपाल में, तीसरी है त्रिची में, हैदराबाद में है चौथी, फिर रानीपेट में है पांचवी, बेंगलुरु में छठवीं, और अपन सातवीं बात कर लें तो सातवीं है जगदीशपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अपन भेल की बात करें तो भेल के ये कुछ क्या हैं? यूनिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपनी बात हो गई किसकी? ये इंजीनियरिंग उद्योग की। देखिए तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग उद्योग की बात कर ले तो भारत के कुछ प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है। देखिए ये जो ट्रायंगल टाइप के हैं, त्रिकोण टाइप के हैं, भारी मशीन उद्योग। और ये जो गोल वाले हैं ये है औद्योगिक मशीनरी। और ये स्टार टाइप का जो ये मशीनरी के औजार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अपन पहले ट्रायंगल वाले देखते हैं जो भारी मशीनरी के उद्योग हैं। तो भारी मशीनरी के उद्योग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पास देखिए, ये देखिए नरौदा, यहाँ पे नरौदा है, इधर नैनी, इलाहाबाद नैनी, उसके बाद इधर रांची, यहाँ पे कोलकाता, हावड़ा की बात कर लीजिए। इस तरीके से आप देखिए कई सारे हैं इसके, यहाँ मुंबई में है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा मैप में कि इस भारी मशीनरी के जो स्ट्रक्चरल उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद अपन बात कर लेंगे, उसके बाद आप फिर देखिएगा औद्योगिक मशीनरी के उद्योग कहाँ कहाँ हैं। और
मशीन के औजार बनाने के उद्योग कहाँ कहाँ हैं? जैसे औद्योगिक मशीनरी उद्योग एक हैदराबाद में है और मशीन के औजार बनाने के उद्योग सिकंदराबाद में है, और बेंगलुरु में भी मशीन के औजार बनते हैं। इस तरीके से आप देखिएगा, चेन्नई में दोनों हैं, औद्योगिक मशीनरी भी बनता है और मशीनों के औजार भी बनते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई कुछ क्या फ्रेंड्स, अपनी इंडस्ट्री किसकी, हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें जो इंजीनियरिंग उद्योग हैं। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट से रिलेटेड। किससे फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट से रिलेटेड उद्योग की बात करते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें भी आप देखिएगा, जैसे ये डॉट है ये है रेल का सामान बनाने के, ये जो ट्रायंगल है ये है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब कार और बाइक्स ये सब बनाने की, ये जो स्क्वायर शेप में है ये है जहाज बनाने की, स्टार शेप में जो है वो एयरक्राफ्ट बनाने की है, और ये वाले डॉट में है, जो डॉट में है वो क्या है, साइकिल बनाने की है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस पे भी चर्चा करिएगा, देखिएगा इस मैप के थ्रू आप देखिएगा क्या क्या इंडस्ट्रीज इसमें हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, अब अपन आगे बात कर लेते हैं, अब देश के प्रमुख कुटीर उद्योग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, देश के प्रमुख कुटीर उद्योग की बात करते हैं। देखिए कुटीर उद्योग की बात करते हैं अपन, तो फ्रेंड्स कुटीर उद्योग की अगर अपन बात करें तो देखिए इसे अपन भारत का परंपरागत उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं, परंपरागत उद्योग। ये भारत का परंपरागत उद्योग है। इसमें बात करें तो देखिए इसमें लगभग 5 लाख से कम का खर्च आता है इसे बनाने में, इसे चालू करने में लगभग 5 लाख से कम का निवेश करना पड़ता है, और 10 से कम श्रमिक में भी ये इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो इससे रिलेटेड कई उद्योग हैं, चलिए अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हथकरघा। हथकरघा के प्रमुख केंद्र, हथकरघा उद्योग में एक मलमल का जो कपड़ा आता है उससे रिलेटेड मेरठ, मथुरा, मदुरई, बनारस और अंबाला में केंद्र हैं। किसके, मलमल के से रिलेटेड बनाने वाले हथकरघा। फिर उसके बाद छींट वाले जो कपड़े आते हैं उसके लिए मछलीपट्टनम। कहाँ, मछलीपट्टनम। फिर उसके बाद दरी बनाने का उद्योग कहाँ है, आगरा, झांसी, अलीगढ़ और अंबाला। फिर खादी उद्योग कहाँ कहाँ है, अमरोहा, कालीकट और पुणे। फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं रेशमी कपड़े की। तो रेशमी कपड़ा बनाने का उद्योग कहाँ कहाँ है, मैसूर, कांजीवरम, बनारस। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, कांजीवरम, बनारस, श्रीनगर, मुर्शिदाबाद, अमृतसर, नाथनगर बोले तो भागलपुर। फिर उसके बाद ऊनी वस्त्र की बात करें तो अधिकतर पंजाब में है। कहाँ है फ्रेंड्स, अधिकतर पंजाब में है, जहाँ से जैसे अमृतसर, धारीवाल, लुधियाना। फिर मछलीपट्टनम और श्रीनगर में भी है, वारंगल। इस प्रकार से देखेंगे तो ये ऊनी वस्त्र के बनाने के उद्योग हैं। फिर उसके बाद चमड़ा के लिए तो कानपुर फेमस है, आपको पता ही होगा, कानपुर चमड़े के लिए फेमस है। उसके बाद गुड़ एवं खंडसारी, गुड़ की बात और खंडसारी की बात कर लें तो ये मेरठ में। तो इस प्रकार से ये कुछ हो गया क्या फ्रेंड्स, हमारे किसकी बात कर लिए, कुटीर उद्योग की बात कर लिए। ओके फ्रेंड्स, कुटीर उद्योग की बात कर लिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए एक कुछ अपन अब लास्ट बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की, जो इम्पोर्टेंट है। क्या फ्रेंड्स, भारत में कहीं कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक श्रीनगर में है, एक मोहाली में है, एक दिल्ली मतलब नोएडा कह सकते हैं आप, नोएडा में है, दिल्ली में नहीं नोएडा में है। कहाँ है, नोएडा में। फिर जयपुर में है। यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात में गांधीनगर में है। मध्य प्रदेश में बात करें तो इंदौर में है। महाराष्ट्र में बात करें तो मुंबई और पुणे में 2 जगह हैं। देखिए मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में जो मुंबई है उसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। फिर अपन बात करें कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर, 2 जगह हैं, बेंगलुरु और मैसूर। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। केरल में बात करें तो केरल में तिरुवनंतपुरम में। तमिलनाडु में बात करें तो चेन्नई में। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद में है क्या फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। और आंध्र प्रदेश में बात करें तो विशाखापट्टनम में। उड़ीसा में बात करें भुवनेश्वर में, और पश्चिम बंगाल में बात करें तो कोलकाता में है। फिर इधर
असम में गुवाहाटी में। इस प्रकार से कुछ यहाँ फ्रेंड्स प्रमुख औद्योगिक पार्क हैं, क्यों सॉरी सॉफ्टवेयर औद्योगिक पार्क हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रमुख सॉफ्टवेयर औद्योगिक पार्क हैं। अब अपन देखिए कुछ, अभी तक तो हम लोगों ने इतनी बात की इंडस्ट्रीज से। अब फ्रेंड्स हमारे यहाँ भारत में 3 प्रकार से इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है, बड़ी इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। जैसे महारत्न, नवरत्न और एक मिनी रत्न। 3 प्रकार से हमारे यहाँ इंडस्ट्री को वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो अपन इससे चर्चा कर लेते हैं क्या कि किस किस कैसे अपन उसको वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, तो महारत्न को वर्गीकृत करने के लिए शर्त क्या है, तो देखिए पहली शर्त है महारत्न को वर्गीकृत करने के लिए अगर कौन सी कंपनी, किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा कैसे दिया जाएगा, तो देखिए औसत अपन निकालें 3 साल का, कितने का, 3 साल का अगर अपन उसका औसत निकालें तो इसका जो औसत वार्षिक लाभ होगा 3 साल में वो 2500 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। 2500 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए औसत 3 साल का लाभ। ठीक है, मतलब हर साल 25 करोड़ से, अगर ऐसा कहा जाए तो 2500 करोड़ से अधिक लाभ हर साल होना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन अपन अगर 3 साल का निकालते हैं, कैसे 3 साल का निकालते हैं, मान लीजिए पहले साल हो गया 2400 करोड़, दूसरे साल हो गया 3000 करोड़ और तीसरे साल लाभ हो गया, तीसरे साल बात कर लेते हैं, हो गया लाभ 2800 करोड़। तो इस प्रकार से देखिए, पर पहले साल तो 2400 करोड़ हुआ, तो क्या इसको अपन मिनी रत्न में नहीं, महारत्न में नहीं रखेंगे, नहीं, अब इन तीनों का निकालेंगे, इन तीनों का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत इन तीनों का तो 2500 से ज़्यादा ही आ रहा है, 2500 करोड़ से ज़्यादा ही आ रहा है। तो इस तरीके से देखा जाता है तो 3 साल में, 3 वर्षों तक 2500 करोड़ रुपए से अधिक का औसत लाभ होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, दूसरी शर्त क्या कहती है, इसकी जो दूसरी शर्त है ये कहती है कि 3 वर्षों तक, पिछले 3 वर्षों तक अगर कहा जाए तो वार्षिक परिसंपत्ति जो होगी, जो उसकी वार्षिक एसेट्स होंगी, एसेट्स बोलते हैं जो टोटल एसेट्स होंगी उसकी, वो औसतन 1500 करोड़ रुपए होनी चाहिए, सॉरी 15,000 करोड़ होनी चाहिए, 1500 नहीं सर, 15,000 करोड़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, औसतन 15,000 करोड़ परिसंपत्ति होनी चाहिए। ये तो हो गई पहली शर्त। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अब किसकी, निवेश और लाभ की। क्या फ्रेंड्स, निवेश और लाभ की, मतलब कहाँ ये निवेश कर सकते हैं, इन्हें कितनी छूट होगी निवेश करने की। तो जो महारत्न कंपनी है, इन्हें निवेश करने में, किसी भी परियोजना में अगर ये निवेश करना चाहते हैं, किसी भी परियोजना में अगर निवेश करना चाहते हैं तो उसमें आप ये 1000 से लेके 5000 करोड़ का, कितने का, 1000 से लेके 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश अपने हिसाब से कर सकते हैं, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। या फिर दूसरी कंडीशन है अपनी परिसंपत्ति का, जितनी उनकी परिसंपत्ति है उसका 15% तक, कितना, 15% तक ये निवेश कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बात हो गई किसकी, महारत्न कंपनियों की। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया कि इसका शर्त क्या है, कि मतलब पिछले 3 वर्षों का इसका औसतन लाभ कितना होना चाहिए, 2500 करोड़ रुपए होना चाहिए, और पिछले 3 वर्षों की इसकी परिसंपत्ति हो औसतन 15,000 करोड़ होनी चाहिए। तो ये कितना निवेश कर सकते हैं कहाँ, तो ये निवेश कर सकते हैं कहाँ, किसी भी परियोजना में 1000 से लेकर 5000 करोड़ रुपए तक का ये निवेश कर सकते हैं। उसके बाद या फिर अपनी परिसंपत्ति का 15% तक निवेश कर सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, महारत्न की बाद अब नवरत्न कंपनियों की। किसकी, नवरत्न कंपनियों की बात करें तो नवरत्न कंपनियों में देखिए 6 इसके प्रदर्शन मानक होते हैं, इसके कुछ प्रदर्शन मानक होते हैं, उसके 6 प्रदर्शन मानकों में इसको 60% अंक प्राप्त होने चाहिए। फ्रेंड्स, वो हमारे काम का नहीं प्रदर्शन मानक, तो 6 प्रदर्शन मानकों में 60% अंक होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा कंडीशन कहता है इसे मिनी रत्न 1। देखिए मिनी रत्न 2 प्रकार में बढ़ती है, 2 कैटेगरी में बढ़ती है, एक मिनी रत्न 1 होती है, एक मिनी रत्न 2 होती है। तो इसे मिनी रत्न 1 का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, मिनी रत्न 1 का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो तब अपन इसे क्या कहेंगे, नवरत्न कंपनियों में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं अपन नवरत्न कंपनियों में निवेश कितने कर सकती हैं, तो ये अपनी परिसंपत्ति का 15% तक या फिर 1000 करोड़ रुपए तक, 1000 करोड़ रुपए तक का ये निवेश कर सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये किसकी बात हो गई, नवरत्न की। अब अपन बात कर लेते हैं मिनी रत्न कंपनियों की। किसकी, मिनी रत्न कंपनी की।
तो मिनी रत्न कंपनियों की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए मिनी रत्न कंपनियों में दो प्रकार की होती है, मिनी रत्न प्रकार 1 और मिनी रत्न प्रकार 2। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मिनी रत्न 1 में क्या कहा जाता है, मिनी रत्न 1 में कैसी कंडीशन से क्या शर्तें हैं, देखिए विगत 3 वर्षों की बात करें, ठीक है, विगत 3 वर्षों में लगातार इसे लाभ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, या फिर 3 वर्षों में, लास्ट 3 वर्षों में जो औसतन लाभ होगा वो 30 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, 30 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, 30 करोड़ रुपए, कितना होना चाहिए, 30 करोड़ रुपए लाभ होना चाहिए, किसका, विगत 3 वर्षों में, और 3 वर्षों में लगातार लाभ होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और इसे निवेश करने की कितनी छूट होगी, किसे, मिनी रत्न प्रकार 1 की कंपनी को, इसे निवेश करने की छूट होती है 500 करोड़ रुपए तक, 500 करोड़ रुपए तक, या अपनी संपत्ति जितनी उसकी परिसंपत्ति है, जितनी उसकी परिसंपत्ति उसके बराबर, उसके बराबर, ऊपर तो दोनों में देखा आपने 15% है, लेकिन इसको बराबर, जितनी उसकी परिसंपत्ति है उसने बराबर छूट होगी। देखिए अब इन दोनों में कंडीशन होगी, जो कम होगा उतनी ही छूट होगी, अगर इनका 500 रुपये परिसंपत्ति ज़्यादा है 500 करोड़ से तो 500 करोड़ तक की छूट मिलेगी, अगर परिसंपत्ति कम है 500 करोड़ रुपए से तो उतने की छूट मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अब अपन मिनी रत्न प्रकार 2 की बात कर ले, मिनी रत्न टाइप 2 की बात कर ले, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इतने करोड़ का लाभ होना चाहिए, बस 3 वर्षों तक, लगातार 3 वर्षों तक लाभ होना चाहिए, सकारात्मक लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट में आनी चाहिए। तो इसे छूट कितनी मिलेगी निवेश करने की, इसे छूट मिलती है 300 करोड़ रुपए तक, कितना, 300 करोड़ रुपए तक, या फिर अपनी परिसंपत्ति का 50% तक, जो भी कम हो, 300 करोड़ या अपनी परिसंपत्ति का 50% तक छूट मिलती है। तो इस प्रकार से आपने भी देखा ये कुछ कंडीशंस होती हैं, किसी कंपनी को अपन महारत्न या नवरत्न या मिनी रत्न का दर्जा कैसे मिलता है। तो भारत में देखिए कुछ प्रमुख महारत्न कंपनी हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, कितनी हैं, 10 महारत्न कंपनी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और महारत्न श्रेणी का दर्जा कब मिला था इसको, 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। उसके बाद दूसरी बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में, और इसे महारत्न का दर्जा कब मिला था, ये भी 2010 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसके बाद बात करें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1956 में, और इसे भी दर्जा कब दिया गया था, 2010 में, और इसका मुख्यालय देहरादून। इसके बाद बात करें चौथी जो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब बनी थी, 1974 में, इसे भी दर्जा दिया गया था कब, 2010 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। उसके बाद CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें, ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, ये हुई थी 1975 में, ये गवर्नमेंट के द्वारा आई थी, ये पहले प्राइवेट में चलती थी, इसे अंडरटेकन किया गया था 1975 में गवर्नमेंट द्वारा। इसे कब महारत्न श्रेणी में जोड़ा गया, 2011 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसके बाद बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी बात करें, ये कहाँ है, कब बनी थी, 1964 में, महारत्न श्रेणी में कब शामिल हुई, 2013 में, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। उसके बाद बात करें गेल की, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, इसका स्थापना वर्ष क्या है, 1984, और इसे महारत्न श्रेणी में कब जोड़ा गया था, 2013 में, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। फिर उसके बाद अपन बात कर लें किसकी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस्टेब्लिश, स्थापना 1977, श्रेणी में कब जोड़ा गया, 2017 में, महारत्न श्रेणी में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड कब, 1974 में बनी, 2019 में कब महारत्न श्रेणी का दर्जा मिला इसे, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और लास्ट की बात करें जो 10वीं है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कब बनी, 1989 में, और इसे महारत्न श्रेणी का दर्जा कब दिया गया, 2019 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में।
इस प्रकार से आप देखेंगे तो भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं। और आपसे पूछा अभी लेटेस्ट किसका दिया गया महारत्न का दर्जा, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इसी प्रकार से कुछ क्या है, नवरत्न कंपनियां भी हैं। 14 नवरत्न कंपनियों की बात कर लें अपन। देखिए 14 नवरत्न कंपनियां हैं, तो अपन 14 नवरत्न कंपनी की बात करें, जैसे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जिसको अपन MTNL बोलते हैं। MTNL ये कब बनी थी, 1986 में। फिर उसके बाद भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बेल जिसे कहते हैं, वो पीछे भेल थी, ये बेल है। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये कब बनी थी, 1954 में। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल जिसको अपन हॉल कहते हैं, ये 1940 में बनी थी। फिर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, ये 1958 में बनी थी। उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ये कब बनी थी, 1969 में। फिर नालको, मैंने एल्युमिनियम जब आपको पढ़ाया था तब बताया था, नालको नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे अपन कहते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, क्या, नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ये कब बनी थी, 1981 में। फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, कब बनी थी, 1986 में। फिर भारतीय नौवहन निगम, ये कब बनी थी, 1961 में। इसके बाद बात कर लें नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये लिग्नाइट कोल का प्रोडक्शन करती है। तो ये कब बनी थी, 1956 में। फिर उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, 1959 में। फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 1982 में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 1988 में। फिर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1988 में। ओके फ्रेंड्स। फिर उसके बाद बात करें लास्ट, राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1960 में। इस प्रकार से भारत की 14 महारत्न कंपनियां हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज का ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इस लेक्चर की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।